हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, इस समय मुस्कुरा भी रहे होंगे और ये वीडियो भी देख रहे होंगे। ठीक है, कल हमने राष्ट्रपति टॉपिक पर बात की थी और उसके 10 प्रश्न सॉल्व किए थे। ये देखा था कि राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। इसके अलावा निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल रहेगा, कौन कौन निर्वाचक मंडल में शामिल होगा। इसके अलावा ये देखा था कि लाभ के पद के अंतर्गत कौन कौन से पद नहीं आते हैं। ये जल्दी से आप कमेंट करके बताओ, एक बार जरा मैं चेक करूं कि आपने जो कल वीडियो देखा था वो आपको समझ में आया, वो आपको याद है या नहीं है। इसके अलावा ये भी बताया था कि लाभ के पद के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति या कौन कौन से पद आएंगे, ये कौन निर्धारित करेगा, ये भी आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। जब तक आज हम देखते हैं राष्ट्रपति का पार्ट 2। राष्ट्रपति के पार्ट 2 में हमें क्या क्या देखना है, आज हम शपथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो राष्ट्रपति की शपथ है वो किसमें, उससे रिलेटेड जो डीप प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा आंतरिक प्रश्न रहते हैं कि अपन लोग ध्यान नहीं देते और पेपर में ऐसे ही बारीकियों से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो राष्ट्रपति की शपथ संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, ये सबको पता होगी कि अनुच्छेद 60 में दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये सबको पता होगा कि अनुच्छेद 60 में है। दूसरी बात, अगर मैं ये पूछूं कि राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है, राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है, तो आप सभी लोगों को एक ही चीज रटी रहती है, पद एवं गोपनीयता। जबकि ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है। जिसकी भी शपथ लेता है, आगे हम उसके प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम बात करें राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये सबको पता है कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सीजेआई दिलाता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन ये प्रश्न बने या ना बने, ये बहुत ज्यादा सरल प्रश्न हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रश्न आ जाता है कि सीजेआई यदि अनुपस्थित है, प्रेजेंस नहीं है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुपस्थित है, तो उसकी जगह पर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। और क्या ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि अगर सीजेआई नहीं है तो कोई और व्यक्ति या कोई और जिस पद पर जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, या संविधान इस संदर्भ में मौन है। इसको भी हम आगे ऐसे ही प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं जो बारीकियों पर आधारित है। यानी कि ऊपर ऊपर के अनुच्छेद तो सबको ही पढ़ा देगा और सब कोई पढ़ भी लेता है, लेकिन जो बारीकियों से प्रश्न बनते हैं, जैसे कल मैंने बताया था कि आपको निर्वाचित और मनोनीत को ध्यान रखना है। इसके अलावा इस वीडियो में हम महाभियोग पर भी बात करेंगे। जैसे महाभियोग की बात करते हैं, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 61, आर्टिकल नंबर 61। जबकि दो अनुच्छेद आने चाहिए, एक अनुच्छेद 56 और दूसरा आना चाहिए अनुच्छेद 61। 56 क्यों आना चाहिए? 56 में भी महाभियोग, 56 से भी महाभियोग संबंधित है और 61 से भी महाभियोग संबंधित है। यदि मैं 56 की बात करूं तो महाभियोग क्यों चलाया जाएगा, क्यों चलाया जाता है, क्यों लाया जाता है महाभियोग राष्ट्रपति के लिए। और अनुच्छेद 61 की बात करें तो महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है। यानी कि हमें प्रश्न पढ़ना, अगर लिखा हुआ है महाभियोग क्यों लाया जाता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो उसका आंसर होगा अनुच्छेद 56। यदि दिया गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लिखी हुई है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 61। ठीक है, अब चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। और प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम देख लें कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं। हमारे पास पेड कोर्सेज हैं। पेड कोर्सेज के अलावा आपके पास एक सुनहरा मौका है जिसमें हम फ्री कोर्स दे रहे हैं। फ्री कोर्स की कीमत मात्र ₹1 है, जिसमें ऑलरेडी 105 बच्चे अभी परचेज कर चुके हैं कोर्स। आप जो भी बच्चे हैं उनसे फीडबैक लिया गया, बताया गया कि बहुत ज्यादा अच्छा कोर्स है। जो मैं प्रश्न यहां सॉल्व करा रहा हूं ऑलरेडी टेस्ट फॉर्मेट में आपके एप्लीकेशन पर अपडेट हो जाते हैं। यानी कि आप सेल्फ चेक भी कर सकते हैं कि आप कितने ज्यादा पानी में हैं, यानी कि आपने कितना पढ़ रखा है, यदि अगले 2 महीने बाद एग्जाम आ जाए। ठीक है, 2 महीने बाद अगर एग्जाम, या अगर मान के चलो आज नोटिफिकेशन आता है या 10 दिन बाद नोटिफिकेशन आता है, तो उसके बाद तो सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। वो कितने मार्क्स लाएंगे? वो 60, 65, 70 मार्क्स लाएंगे। या फिर जिसकी किस्मत अच्छी होगी, धुआं में लट लगाएगा, यानी कि फ्लूक मेकिंग करेगा, तो उसके ज्यादा नंबर आएंगे। लेकिन आप जो आज से पढ़ रहे हो या पहले से जो व्यक्ति पढ़ रहा है, तो उसके ज्यादा नंबर आना संभावित है। ठीक है, तो आप इस फ्री कोर्स में जाके देख सकते हैं, ना सिर्फ टेस्ट सीरीज बल्कि फ्री वीडियोस, पीटी फैक्ट सीरीज, मेंस के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे पड़े हुए हैं। 30 मिनट चैलेंज, 60 मिनट चैलेंज, 1.5 आवर चैलेंज, इसके अलावा 3 आवर चैलेंज, ये सारी चीजें डली हुई हैं। तो ये हमारा कोर्स था। अब चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। सबसे पहले सबसे साधारण प्रश्न है, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में है,
अनुच्छेद 58 में है, अनुच्छेद 54 में है या फिर अनुच्छेद 56 में है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है? सभी को पता है, इसमें टाइम ज्यादा बर्बाद करने से मतलब नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 60। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 60। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न है, देखिए, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, वही मैंने बताया था ना कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। पद एवं गोपनीयता, ठीक है, पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं, या फिर संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, या संविधान की रक्षा और लोगों की कल्याण की शपथ लेते हैं, लोक कल्याण की और संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए। यही ऐसे ही प्रश्न बनते हैं अगर आप ना पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉलिटी आती है, ना सिर्फ एमपीपीएससी या स्टेट पीएससी, हर एक जगह आता है, लेकिन ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो स्टेट पीएससी में ज्यादा संभावित रहते हैं बनने। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण। जो अनुच्छेद 60 का कथन है, अनुच्छेद 60 में लिखा हुआ है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है कि संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि दोनों चीजें आपकी नहीं आती हैं, ये दोनों चीजें, या फिर ये लिखा जाता है सिर्फ संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, तो भी ये सही होगा, या फिर सिर्फ लिखा आता है लोगों के कल्याण की शपथ लेता है, तो भी सही होगा। दोनों साथ में होगा तो एक ही ऑप्शन होगा, या दोनों ही ऑप्शन आपको अलग अलग दे दिए जाएंगे, यानी कि उसका ऑप्शन होगा सी या डी, या फिर ए एवं बी, या फिर ए एवं सी, डी एवं सी, ऐसे इसके आंसर्स होंगे। तो राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? संविधान की रक्षा एवं लोगों के कल्याण। यानी कि मैंने बताया था कल ही कि ये देश का सर्वोच्चतम पद है, यानी कि सबसे बड़ा पद है, तो इसमें इनकी क्वालिफिकेशंस भी ऐसी नहीं होंगी कि ये दिवालिया ना हो, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम ना हो, ये तो सारी चीजें होगी ही नहीं, तब तो वो राष्ट्रपति के लिए होगा। इसकी जो मेन मतलब बड़ी बड़ी चीजें हैं वो हमें याद रखनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। फिर एक ऐसा ही प्रश्न जो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही बताया था। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? या राष्ट्रपति की लिखा है को कर लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री दिलाता है, सीएजी दिलाता है, या उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? अगर आप इतने बारीकियों से प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, इतने बारीकियों के साथ पढ़ लेंगे, तो गारंटी है कि कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? सीएजी होगा, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, या प्रधानमंत्री होगा? क्या होना चाहिए? या इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये कोई भी नहीं है। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। यदि सीजेआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यदि अनुपस्थित है, तो उसकी जगह पर वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, वो क्या करेंगे? वो शपथ दिलाएंगे। और अगर कभी प्रश्न बनता है कि ऐसा कहीं संविधान में लिखा हुआ है क्या, जैसा भी प्रश्न बने, बिल्कुल हाँ, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 60 इस बात को प्रूफ करता है, अनुच्छेद 60 इस बात को क्या करता है? साबित करता है। ठीक है, यदि ऐसा भी लिखा जाए कि संविधान इस संदर्भ में मौन है, तो भी ये आंसर गलत होगा। संविधान इस संदर्भ में मौन नहीं है, साफ साफ बताया गया है अनुच्छेद 60 में, आर्टिकल 60 में। इस टाइप के प्रश्न पढ़ने में और सॉल्व कराने में मजा भी आता है। ठीक है, अब एक फिर से फोन बना गया फ्री कंटेंट में। आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूं कि फ्री कंटेंट में कितनी सारी चीजें हैं। एटलीस्ट एक बार जाएं, एक बार चेक करें। अगर कोई चीज फ्री में मिलती है तो मेरा तो मानना यह है फ्री की चीज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। भले ही अगर डले हुए 5 रुपए भी मिल जाए, तो ये मत सोचो कि यार 5 ही रुपए तो हैं, 50 थोड़ी ना है। नहीं, 5 रुपए भी मिल रहा है, उठा लो, कुछ ना कुछ तो काम आएंगे ही आएंगे आपके। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, टेन्योर, किस अनुच्छेद में वर्णित है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल वर्णित है? अनुच्छेद 60,
अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 62 या फिर अनुच्छेद 54? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का कार्यकाल वर्णित है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल वर्णित है? अनुच्छेद 60 में वर्णित है, अनुच्छेद 54 में वर्णित है, अनुच्छेद 62 में वर्णित है या फिर अनुच्छेद 56 में वर्णित है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल वर्णित है, पहली बात। ठीक है, एक सेकंड देख ही लेते हैं ना। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो वर्णित है कि 5 वर्ष के लिए कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा यदि 5 वर्ष के पहले ही मान के चलो किसी ने त्यागपत्र दे दिया, किसी पर महाभियोग लगा दिया गया, महाभियोग नहीं लगाया तो कोई राष्ट्रपति है वो एक्सपायर हो गया, मतलब खत्म हो गया, मर गया, तो क्या होगा? कुछ नहीं। अगर 2.5 वर्ष में हो जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 2.5 वर्ष के लिए चुनाव होंगे, जैसे लोकसभा के सदस्यों के लिए होता है, लोकसभा या राज्यसभा या फिर पंचायतों के चुनाव होते सरपंच के लिए, कि अगर 2.5 वर्ष का कार्यकाल रह गया है तो सिर्फ 2.5 वर्ष के लिए ही अगला चुनाव होगा। ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे 5 वर्ष के लिए ही अगला चुनाव होगा। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए अगला चुनाव होगा। और यदि 5 वर्ष के पहले जो पद रिक्त हो जाता है या कभी भी पद रिक्त होता है तो वो क्या होगा? 6 महीने के पहले, 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? चुनाव करवाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर अंदर उनको चुनाव करवाना पड़ेंगे। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र अगर देंगे तो वो किसको देंगे? लोकसभा स्पीकर को देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे या सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देंगे? किसको देंगे? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, रिजाइन लेटर किसको देंगे? रेजिग्नेशन लेटर। लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, उत्तर होगा इसका बी, उपराष्ट्रपति को। पहली बात तो ये, अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे तो वो देंगे उपराष्ट्रपति को, लेकिन इसकी सूचना सबसे पहले किस सदन में जाएगी, किसके पास जाएगी? इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। किसको दी जाएगी? इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। और इससे भी बढ़िया प्रश्न यह बनेगा कि लोकसभा अध्यक्ष को तो सूचना दी जाएगी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष को जो सूचना देगा वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। यानी कि यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं तो इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को मिलेगी, वो भी उपराष्ट्रपति के द्वारा दी जाएगी। और आप जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को या लोकसभा में सबसे पहले इसकी सूचना क्यों दी जाएगी? क्योंकि लोकसभा क्या है? एक जनता की सभा है, यानी कि लोगों का सदन है। लोकसभा क्या है? लोगों का सदन है। इस वजह से कि देश का जो सबसे बड़ा पद है वो रिक्त होने वाला है, इसकी जानकारी सबसे पहले जनता के पास यानी कि लोकसभा में जानी चाहिए। और राज्यसभा में इसलिए देना या ना देना बराबर है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को पता चला तो राज्यसभा को तो ऑलरेडी पता चल जाएगा। उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति है। ठीक है। तो त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा स्पीकर के पास जाएगी। कौन देगा? कौन देगा स्पीकर को सूचना? उपराष्ट्रपति देगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं? किसके द्वारा लगाया जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। इसका जो सही उत्तर होगा वो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाएगा। महाभियोग पर जब आई है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक सेकंड ऊपर ही चलते हैं, स्पेस है। हम बात कर रहे थे 2 आर्टिकल्स की। एक बात कर रहे थे आर्टिकल 56, ठीक है, इसको
एक सेकेंड, आर्टिकल 56 की बात कर रहे थे, तो आर्टिकल 56 ही वो आर्टिकल है जो महाभियोग क्यों लाया जाएगा इसके संदर्भ में बात करता है। यदि संविधान का उल्लंघन या जो लिखा हुआ है किताबों में संविधान का अतिक्रमण, ठीक है, जो शब्दावली है वो अतिक्रमण है, लेकिन अगर अतिक्रमण नहीं समझ में आता है तो हम संविधान का उल्लंघन भी, सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से महाभियोग लाया जा सकता है, संविधान का अतिक्रमण यदि राष्ट्रपति करता है, ऐसा पाया जाता है तो ही महाभियोग लाया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये दिवालिया हो गया, ऐसा नहीं कि ये साबित कदाचार के आधार पर महाभियोग लाया जा सकता है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग लाया जाएगा। ठीक है, फिर अनुच्छेद 60 की बात करें, सॉरी 61 की बात करें, आर्टिकल 61 जो सबको अधिकतर महाभियोग के नाम पर रटा रहता है। पहली बात, महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और महाभियोग राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन जिस भी सदन में महाभियोग लाया जाएगा उस सदन के 1/4 कुल सदस्य संख्या है ना, कुल सदस्य संख्याओं के 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, महाभियोग पर जब भी चर्चा होगी उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह सूचना देनी पड़ेगी, राष्ट्रपति को बोलना पड़ेगा कि आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया है। तो चर्चा करने से पहले, प्रस्ताव लाने से पहले किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चर्चा करने से पहले जरूरत पड़ेगी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताने की। ठीक है, अब एक चीज और देखें महाभियोग में, यदि एक सदन, मान के चलो लोकसभा में महाभियोग लाया गया और लोकसभा, महाभियोग पारित कब होगा, महाभियोग पास कब किया जाएगा यह प्रस्ताव, जब लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत मिल जाएगा, फिर महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाएगा। फिर जाएगा वो राज्यसभा में, यदि राज्यसभा महाभियोग का प्रस्ताव मानने से मना कर देता है, महाभियोग वहीं पर खत्म हो जाएगा, महाभियोग वहीं पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि महाभियोग आगे नहीं जाएगा, फिर से लौट के वापस नहीं आएगा। तो अनुच्छेद 61 में ये चीजें लिखी हुई हैं। इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। हम लोग 6 प्रश्न तक पहुंच गए थे, अगला प्रश्न है 9वें पे आ गए, एक सेकंड, 7वां है। 7वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 13। कौन सा अनुच्छेद होगा? इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 61। ठीक है, एक आंसर। दूसरा क्या होगा? यदि आर्टिकल 56 भी लिखा है, आर्टिकल 61 भी लिखा है और ए एवं बी दोनों लिखा है, तो इसका सही उत्तर ए एवं बी दोनों होगा। ऐसा आप मत सोचिएगा, अपना गणित और अपना दिमाग मत लगाना कि आर्टिकल 56 भी लिखा रहेगा और आर्टिकल 61 भी लिखा रहेगा और ए एवं बी या कोई भी ऐसा उत्तर नहीं होगा जो दोनों की तरफ इंडिकेट करेगा। ऐसा कभी पेपर सेटर नहीं करेगा, और अगर करता है तो वो प्रश्न ही इनवैलिड कर दिया जाएगा बाद में। इसमें यह मत सोचना कि जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राथमिकता अगर राज्य की परिभाषा 12 में भी है, राज्य की परिभाषा 36 में भी है, तो जो हमें प्राथमिकता देनी है वो 12 को देनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें दोनों को ही प्राथमिकता देनी है, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन लिखा है। अगर मैं 2 ऑप्शन लिखता तो मैं ए एवं बी दोनों जरूर लिखता, है ना। अब अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे? सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। न्यायालय में ट्रायल द्वारा किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका सही उत्तर होना चाहिए महाभियोग, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। महाभियोग को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं। महाभियोग को क्या कहते हैं? महाभियोग को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं। 2/3 कुल सदस्य संख्या। अब है अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किस आधार पर या किसके द्वारा? लिखा हुआ है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर संसद के द्वारा। हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, लेकिन यदि हम बात करें यहां पर हटाने की, तो वो किसके द्वारा हटाया जाएगा? संसद के द्वारा हटाए जाएंगे। एक चीज और महाभियोग प्रस्ताव में मैं बताना भूल गया था वहां पे कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें मनोनीत सदस्य, किसी के भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन यदि हम बात करें महाभियोग प्रस्ताव की, महाभियोग प्रस्ताव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। और अगर इसके अपोजिट बात करें,
वहां हमने निर्वाचक मंडल में देखा था कि 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन यदि हम बात करें महाभियोग प्रस्ताव में तो यहां 28 राज्यों के 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। और दूसरी चीज, दिल्ली एवं पुडुचेरी के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के लिए वोट देते हैं। लेकिन यदि हम बात करें महाभियोग प्रस्ताव की तो यहाँ ये भाग नहीं लेते हैं। यहाँ भाग कौन कौन से लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य ही भाग यहाँ पर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर, हाँ यही तो था, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है? संविधान के उल्लंघन के आधार पर, यानी कि बोला था अतिक्रमण, सिर्फ एक ही आधार पर महाभियोग लाया जा सकता है और यह अनुच्छेद 56 में दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किसके द्वारा लाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या संसद के दोनों सदनों द्वारा। सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका? प्रश्न रिपीट हो गया है जानता हूं, लेकिन हल्का सा यहाँ वर्ड अलग लिखा हुआ था, संविधान के उल्लंघन, इसलिए मैंने वापस से इस प्रश्न को यहाँ लिखा है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। आज 10 प्रश्न यहीं खत्म हुए। आज 10 प्रश्नों में क्या देखा? महाभियोग से संबंधित प्रश्न देखे। प्रश्न तो सिर्फ 2 और 3 ही देखे, लेकिन उससे रिलेटेड जो चीजें जानी, जो बारीकियां जानी, वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे जिनके पास ऐसे सोर्सेज नहीं है जिनसे वो ऑब्जेक्टिव लगा पाए। साथ में काफी सारे बच्चों की क्वेरीज है कि घटना चक्र किस किस सब्जेक्ट की लेनी है। आप 3 सब्जेक्ट की घटना चक्र तो जरूर ले लीजिए, जिसमें 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप पहले खरीदेंगे, यानी कि पॉलिटी आप खरीद लीजिए और ज्योग्राफी खरीद लीजिए। फिर हिस्ट्री जब आपके पास पैसे हो या जब आपके पास टाइम मिले तो हिस्ट्री भी खरीद लेना है। 3 सब्जेक्ट की घटना चक्र आप जरूर ले लीजिए, लेकिन घटना चक्र को भी क्रॉस चेक करके उसके आंसर टिक करना। घटना चक्र को क्रॉस चेक करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि घटना चक्र में भी काफी सारे उत्तर गलत दिए हुए हैं। क्या मतलब है? यदि आप गलत उत्तर भी टिक कर लें, ठीक है। और घटना चक्र लगाने का तरीका है कि किस तरीके से लगाना है। काफी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, इवन कॉल्स भी आए, तो वो भी अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस टाइप से आप घटना चक्र सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।